चलो भाई, जीएस में हम क्या पढ़ रहे थे बताओ। आज हम लोग दो चीज को कंप्लीट करेंगे क्योंकि दो चीज और इंपॉर्टेंट है। साइंस का पोर्शन, ठीक है, साइंस के जितना क्वेश्चन आ रहे हैं भाई इसमें क्लियर करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ठीक है जी, क्योंकि सब में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी चल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के जितना क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कहीं से सारा क्लियर करेंगे। तो पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, है ना। और कल भी क्लास होगी सेम टाइम से क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है पुलिस का, इसलिए कल भी 9 बजे से क्लास, ठीक है। 9:15 जो भी टाइम है कल भी क्लास सेम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलते हैं भाई साइंस के पोर्शन में, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला फिजिक्स, और क्लास के नाम पर कहीं और घूमने मत चले जाना, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले यहां से जो कॉन्सेप्ट बनता है, सदिश अदिश राशि का एक क्वेश्चन आता है। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। एकदम साथ के साथ डिस्कस करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। सदिश अदिश राशि की पहचान पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, क्योंकि साइंस अभी पोर्शन रिवाइज करने में टाइम लगेगा, इसीलिए आज पूरा पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं सदिश में हमें कैसे समझना कि सदिश, मैंने पीछे बताया था कि जिसमें परिवर्तन हो। आपके पेपर का कंसेप्ट बताऊंगा कैसे आता है। परिवर्तन यानी जिसमें चेंजिंग की बात हो, चेंजिंग की बात हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, ठीक है जी। आप कहेंगे परिवर्तन या चेंजिंग क्या होता है, तो जैसे इसमें किताब में लिखा रहता है जिसमें दिशा और परिमाण ये सब लिखा रहता है बिना मतलब की बात। देखो सबसे पहले यहां पर देखना है, जैसे बल हो गया जिसको फोर्स कहते हैं, वेग हो गया जिसको वेलोसिटी कहते हैं, तो त्वरण हो गया जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, भार हो गया जिसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो ये सब में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चेंजिंग होता है, एक जगह से दूसरे जगह या एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, तो उसे बोलते हैं सदिश, याद रखेंगे। लेकिन जैसे हम बात करें दूरी, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस, एरिया, क्षेत्रफल, उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, और ये टाइम, वर्क, और ये टाइम। अगर मान के चलो कि यहां से मेरठ की दूरी कितना भी हो, तो किसी भी स्थिति में जाओगे तो दूरी कभी बदलेगा नहीं। इसका क्षेत्रफल नहीं बदल सकता। बच्चे ज्यादा होंगे तो दीवार हटा सकते हो, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखें भाई। तो ये जो नहीं बदलता है ये क्या होता है, अदिश होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, स्थिति बदलेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सदिश। तो आपके पेपर में 3 ऑप्शन आएगा ऐसे, बल, वेग, त्वरण, और एक हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है जी। और कहेगा निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान का मतलब होता है जितना आपका मास है वो कभी बदलता नहीं है किसी भी स्थिति में, तो ये क्या हो गया भाई, आपका अदिश हो गया, ठीक है जी। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो ये त्वरण होता है। बल किसे कहते हैं, तो कहते हैं बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। इसी को बोलते हैं धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। मतलब जो विराम की अवस्था मतलब होता है जो स्थिर हो, रेस्ट मोशन, और गति का मतलब होता है जो क्या हो, गति में हो। तो इसी में दोनों में अंतर क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज को धक्का देते हैं जब उसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये जितना चीज है, बल हो, वेग हो, त्वरण हो, भार हो, ये सब में परिवर्तन होता है। तो ये किस में हो गया, सदिश में, और बाकी सब किस में हो गया, अदिश में। तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है ना, पूरी फिजिक्स का निचोड़ बता देता हूं कि पेपर यहां से कैसे बनता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, समय, ताप, जितना इधर नीचे तक होगा सारा क्या होगा, अदिश होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षेत्रफल में नहीं होता, आयतन में नहीं होता, इस बात ध्यान रखना। आकार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन आयतन में नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये सारा क्या हो गया, अदिश, और ये क्या हो गया, सदिश। क्लियर, इसको नोट कर लो। साइंस का पोर्शन कंप्लीट करूंगा, है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो काफी पढ़ रहे हैं, है ना। पेपर को देखते हुए कल एकदम सेम टाइम याद रखना, पेपर पास करा देना, जो भी पेपर हो आपका, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया, नोट कर लिए। मुझे बताओ सदिश सदिश समझ में आ गया? जब भी किसी चीज का परिवर्तन होगा तो उसे सदिश बोलेंगे, जिसका परिवर्तन नहीं होगा क्या होगा? अदिश। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? जैसे मैंने अभी बताया क्षेत्रफल, तो क्षेत्र बढ़िया से समझ लेना, सारा याद करवा दूंगा, ठीक है ना। लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि बाद में भूल जाओगे, सारा चीज मुझे याद है, आपको भी याद है, ठीक है, याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल, ठीक है भाई, और यहां पर बात करेंगे वेग, और यहां पर बात करेंगे चाल। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग को एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हिंदी में बोलें तो प्रकाश की निर्वात में चाल, आराम से समझ जाना, निर्वात में चाल, ठीक है ना, सारा याद करवाऊंगा। तो इसमें निर्वात मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, एकदम शांत। तो ये क्यों लिखा हूं मैं बताता हूं आपको। तो जो प्रकाश, पहले कहते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी प्रकाश में जब आपके माने परावर्तन के चलते हम देखते हैं, यानी कोई चीज की लाइट आती है तो सबसे पहले हमारी आंख तक आएगी, फिर उस वस्तु तक जाएगी, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि चाल होता है और एक होता है वेग। तो हम लोग बोल देते हैं प्रकाश की चाल, ऐसे प्रकाश की चाल नहीं होता, उसका क्या होता है? वेग होता है। वेग और चाल में अंतर है, दोनों का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेग का मतलब होता है कि जो फिक्स एक डायरेक्शन होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा, उसमें वेग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और चाल का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो हम लोग बोल देते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल, लेकिन होता है प्रकाश की निर्वात में वेग होता है। क्या होता है? वेग। जैसे सुने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्या सुने? प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये बात हमने सुना है। तो ये क्या होता है? वेग होता है। तो वेग और चाल में यही अंतर है। वेग एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर है, जबकि चाल क्या है? अदिश राशि। इस बात को ध्यान। जैसे आपसे मैं पूछूं कि जी भार और एक हो गया द्रव्यमान, ध्यान से सुनेंगे, द्रव्यमान, इसको वेट कहेंगे इंग्लिश में, इसको कहेंगे मास। दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होता। कोई हाथी उठा के हमें या किसी को पटक दे तो उसको क्या हुआ कि अपने वेट के हिसाब से हमारा वेट उसको जितना कम लगे उसने उठा के फेंक दिया, तो ये हो गया भार। लेकिन हमें पटक दिए तो नहीं कि हम 3 किलो के हैं, हम हैं उतना ही के, तो हमारा क्या है? फिक्स है, मास। ध्यान रखेंगे। तो ये उसको अलग लगा। हर व्यक्ति को अपना और दूसरे की अपेक्षा जो तुलना करते, वेट का तुलना करते, आपका वेट इतना है, लेकिन मास सबका क्या होता है? फिक्स होता है। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? इस बात को आप समझिएगा। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में क्या होता है? परिवर्तन। तो भार एक सदिश राशि है, ठीक है जी। भार जो है सदिश है, वेक्टर है, जबकि द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। बढ़िया से समझिएगा, ठीक है जी। दूरी और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूरी और क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भाई? बताओ। अदिश राशि है, ठीक है ना। तो बल, वेग, त्वरण, ये सब समझना। बल, वेग, त्वरण, ये क्या होता है आपका? ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। एक होता है विस्थापन, एक वर्ड होता है, आता है बार बार, विस्थापन। किस में आएगा बताओ? बोलो। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक तथा अंतिम, ठीक है ना। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखेंगे, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, भार, याद रखेंगे भाई। बल, वेग, ये फिक्स है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और भार, ये किस में होगा? सदिश में। तो ये भी नोट कर लेना, सदिश में होगा। और बाकी जितना बताया, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, घनत्व, ऊर्जा, समय, ताप, ये सब क्या है? अदिश में। एकदम बढ़िया से, जैसे कंसेप्ट से समझा रहा हूं, आप लोग समझ जाना। आपके पेपर का क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, बढ़िया से ध्यान रखना, ठीक है जी। इसको एकदम क्लियर कर लो। क्लियर हो गया? बोलिए। अब यहां से 2 पॉइंट आता है। एक आता है जैसे प्रकाश वर्ष, एक आता है पार्सेक। 2 वर्ड आता है आपके पेपर में यहां से, क्योंकि हमें पेपर को देखते हुए बात करनी है। एक आता है पार्सेक और एक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। तो बात करते हैं कि दूरी का मात्रक क्या है। तो दूरी का मात्रक बहुत चीज है, लेकिन एसआई यूनिट ऐसे बोलते हैं, तो दूरी के मात्रक के रूप में मीटर को माना जाता है। लेकिन प्रकाश पार्सेक भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। ध्यान रखिए भाई, फोन मेरा रखा है ना, फोन आएगा तो ठीक है, बात मत करना है, ठीक है। तो पार्सेक बताइए, ये भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। अंतर क्या है?
कहते प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और जो पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दूरी का मात्रक तो ये भी है, दूरी का मात्रक ये भी है। तो आपसे पेपर में क्या पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर या कितना किलोमीटर, ये पूछ देगा, ठीक है ना। या पूछ देगा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, ये यूनिट पूछा जाता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में 2 पॉइंट पढ़ते हैं, एक पढ़ते बड़ा जी का मान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट पूछी जाती है। उसी तरीके से छोटा जी के पढ़े होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो ये यूनिट पूछ दी जाती है। तो अभी आगे पढ़ना है, अभी पीछे ये इधर। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट पढ़ेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, ज्योग्राफी में भी मैं लिखवाया था किसी बैच में, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर या कितना किलोमीटर, और एक पारसेक बराबर, ये बात ध्यान रखना। अब पेपर एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2019 में आया था, तो उसमें क्या था? पारसेक था, प्रकाश वर्ष था और कैलोरी था। कैलोरी पेपर होगा किसी के पास, कैलोरी था, ये 3 था, एक और था मीटर था या कोई भी था, अब ये वाला पॉइंट नहीं याद है। और पूछा था दूरी का कौन मात्रक नहीं है, बस ये देख लो कहां से क्या क्वेश्चन पूछ देगा। देखो ये लग रहा है कि जैसे रीजनिंग पूछ दिया, ठीक है ना। ये भी दूरी का मात्रक किसी ना किसी एंगल से, ये भी है, ये ताप ओप से रिलेटेड होता है ना, तो ये भी दूरी का मात्रक है। या सेंटीमीटर भी रहेगा तो चलेगा, कोई भी मीटर शब्द रहेगा तो कुछ भी मीटर लगा दो तो चलेगा। तो दूरी का मात्रक ये भी कहीं ना कहीं हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, लिख लीजिए, मैं लिख दिया हूं बोर्ड पर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। दूसरा लिखेंगे एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष। देख लो भाई, ये याद कर लो साथ के साथ बात ना करते हुए। 3.26 से प्रकाश वर्ष ये यूनिट है, ये किसी को याद करना पड़ता है ना, और ये भी आपका यूनिट है, याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां से जो जो चीज पढ़े एक बार आप लोग पढ़ लो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताया मीटर, हाँ 15 मीटर, ठीक है जी। और एक पारसेक बराबर, ठीक है जी, ये याद रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पीछे मैंने बताया कि सदिश जो वेक्टर होगा उसमें परिवर्तन होता है और अदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और भार किस में होता है, और बाकी अलावा बहुत है, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, जितना किस में होता है, अदिश में। क्लियर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन है न्यूटन से बनता है, न्यूटन, ठीक है जी। ये न्यूटन से क्वेश्चन एक बन जाता है। तो क्या क्या बनता है, जो क्वेश्चन को देखेंगे मैं पूरा डीपली बताऊंगा, पेपर में क्या आता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने गति के नियम को दिया है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम ध्यान रखना। ये दिया था 1687 में, 1687, कई बार पूछा गया इस चीजों को। इसके पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है ना, हाँ प्रिंसिपिया, ठीक है ना। और इसने 3 नियम दिया, कितना दिया है, 3 नियम, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां से आप लोग देखना भाई, अब यहां से एक आविष्कार टॉपिक पढ़ना होता है, बाद में बता दूंगा ना, सब चीज की आविष्कार लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो न्यूटन के गति के नियम में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते 3 नियम है ना। जैसे एक होता पहला नियम,
ठीक है ना। 8वीं 9वीं वाला तरीका से नहीं पढ़ना, हमें मेन पॉइंट पढ़ना है जो पेपर में। तो जो पहला नियम है, यहां से क्या क्या पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले इसे कहते बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। एक तो ये पहला पॉइंट है, आ गया, मेरे को लग रहा आएगा नहीं, ठीक है ना। बल की परिभाषा, पहले ही नियम से जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, और पहले नियम को बोलते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक है जी। अब देखेंगे ये ऐसा क्यों बोलते हैं। जो पहला नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम है, वो कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी मतलब फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है जी। तो बल की भी परिभाषा वही होती है, बल की भी परिभाषा वही होती है। कहा जाता है कि जब तक किसी चीज पर धक्का ना दो उसे बल नहीं कहेंगे। कुल्ली सिर पर सामान लेकर जा रहा है तो कहते वो सिर लेकर जा रहा है, उसको W = 0 होता है, तो तुम पैसा ये थोड़े है कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा, लेकिन उसका कार्य 0 होता है, क्योंकि बल का मतलब कहीं मतलब आपको फोर्स लगनी चाहिए। वो तो सिर पर रखी सिर से ले जा रहा है, ठीक है जी, तो उसको फोर्स नहीं बोलते। उसके ऊपर वेट है लेकिन फोर्स नहीं है। फोर्स का मतलब खींच कर ले जाओ, धक्का दे, उसको बोलेंगे। ये चीजों को ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि जो पहला न्यूटन के पहला नियम है उससे कहते हैं बल की परिभाषा मिलती है। इसका मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ध्यान रखना। और बल की भी परिभाषा वही होती है। तो इसे पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि जैसे कहने का सेंस है कि ट्रेन से या किसी भी चीज से आप जंप कर रहे हो, ट्रेन से ही जंप करे, गाड़ी चल रही है, तो जंप करने के बाद कुछ भाग स्थिर हो गया, कुछ भाग क्या हो, गति में आगे की तरफ गिर गए, तो गिर जाने के बाद चोट आपको लग जाएगा या जैसे भी, तो इसको क्या बोलेंगे? जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है कि स्थिर और गति दो अवस्था के बीच का जो आपका भाग हो गया। गाड़ी में बैठे हो पूरा एकदम फोन चला, एक के बाद ब्रेक मांगा, आगे जाके नाक नकेटी टूट गई, तो यहां पर क्या हो गया कि आपका वहां पर परिवर्तन हो गया। एक है कुछ भाग स्थिर में है, कुछ भाग क्या है, गति में। आगे की तरफ मारेगा, पीछे जाओगे, पीछे की तरफ मारा, आगे चले गए, तो ये क्या हो गया? इसे बोलेंगे जड़त्व का नियम। इस बात को ध्यान रखिए भाई। अब गैलीलियो का नियम इसे क्यों कहते हो? क्योंकि गैलीलियो ने जो है जड़त्व के नियम को दिया था। किसने दिया था भाई? गैलीलियो। इसलिए क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, टेलीस्कोप। तो मेरे कहने का सेंस है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को से बल की परिभाषा मिलेगी, और इसे जड़त्व का नियम और इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं। और जो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इसमें मिलता क्या है तो मैं बताता हूं। जैसे कंबल है, उसको डंडा से पीटने पर धूल का कण को नीचे गिर जाना, इस तरीका से। पेड़ से फल को तोड़ना, इस तरीका से। जहां पर तो हमसे जो पढ़ा उसको पता, मैंने इसका ट्रिक बना देता हूं, डिस्टर्ब। क्या ट्रिक है मेरी? डिस्टर्ब। कहीं भी कोई खड़ा होकर कोई फोन पर बाजी एक धक्का मार दियो, चला गया, बाद में क्या होगा तो तुम्हें पता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब। तो जहां पर डिस्टर्ब की बात हो, न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई भी हो, कहीं भी गति में। अब पेड़ पर फल लगा है, उसको डंडा से मारकर डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो ध्यान रखना भाई, न्यूटन की गति का पहला नियम का आपको उदाहरण मैंने बता दिया। और पेपर वाला जो पॉइंट है वही मैं लिखूंगा, बाकी ओरली बोलूंगा। ये जो पेपर वाला पॉइंट है, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम, गैलीलियो का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम। तो न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों को 1687 ईस्वी प्रिंसिपिया में दिया था, प्रिंसिपिया बुक में दिया था। जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर को जनगण मन को, जो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को किसमें, गीतांजलि में लिखा था, उसी तरीका से इनका ये है। इस बात को ध्यान रखें भाई। यानी प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने 1687 ईस्वी में न्यूटन की गति के 3 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम से बल की परिभाषा, जड़त्व का नियम और या गैलीलियो का नियम मिलता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है जी। यही आपका पेपर का कंसेप्ट है। और कोई भी वस्तु स्थिर हो या गति की अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे न्यूटन की गति के पहला नियम कहते हैं। तो पेपर में आपका ये 3 पॉइंट लिख लो, बस यही पूछता है कि बल की परिभाषा या जरूरत, लिख लो, इसे नोट कर लो।
हो गया भाई। चलिए अब दूसरा नियम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेपर में आने वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। तो इसमें दूसरा नियम में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में। सबसे पहले यहां पर बल का व्यंजक प्राप्त होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, बल का व्यंजक F बराबर m में। अब देखो ये होता क्या भाई, F मतलब होता है फोर्स और m मतलब यहां पर होता है मास और m मतलब एक्सेलरेशन, यानी इसको बोलेंगे बल बराबर द्रव्यमान और गुणे त्वरण, इसे बोलते हैं भाई व्यंजक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या हो गया भाई, त्वरण। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कहीं कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगी, इसको ऐसा नहीं समझना, बिल्कुल वो भाषा ही नहीं होनी चाहिए। यहां पर सबसे पहले बल के व्यंजक में क्या समझना है, दूसरे नियम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज से बचना, क्या होगा, बचना। ये ध्यान रखना। यहां पर क्या होगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये क्या होगा कि बल जो कार्य कर देगा द्रव्यमान और गुणे त्वरण के बराबर करेगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब कहने का सेंस है, कोई व्यक्ति कहीं चीजों से जंप कर रहा है, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो नीचे गिरेगा तो फिर चोट लगेगा, उस चोट से आपको बचना है। तो मिट्टी को क्या बना देते हैं, खुदनुमा बना देते हैं, यानी जहां पर बचने से रिलेटेड हो जाएगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम। ये बल किस में कार्य करता है, जिस दिशा में द्रव्यमान हो और उसमें त्वरण। अब कहोगे ये बताना कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई भी विकेट कीपर को, किसी को कैच देता है, तो गेंद बहुत तेजी से फेंका तो उसका कुछ ना कुछ मास है और उसमें परिवर्तन है। जैसे ऐसे फेंक देगा तो हो सकता है कम चोट लगे या नहीं लगे, जो भी, तो एकदम एक जीरो से थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा स्पीड, तो त्वरण। अब त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। जैसे एक्सीलरेटर लेते हैं, बाइक में स्पीड बढ़ाते हैं, उसी तरीका से इसमें होगा। तो उसका कुछ वजन होगा, उसका कुछ क्या होगा, ठीक है, तो होगा तो फिर उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा। जब बल लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो कभी देखते हो कि भाई तेजी में फेंको तो वो कहेगा हाँ मैं ऐसे कैच लेंगे, वो पीछे की ओर कैच लेगा। तो कैच लेते समय खिलाड़ी को पीछे की ओर हाथ करना, तो उसमें क्या बोलेंगे, न्यूटन की गति के दूसरे ने। ये ट्रिक है मेरा बचना। कोई भी उदाहरण इसमें ले लोगे बचने की, जैसे हथौड़ा है, कोई हथौड़ा हमर से पिट रहे हो तो हत्था लंबा कर दोगे, चोट ना लगे, ठीक है जी। हाई जंप, लॉन्ग जंप करते समय मिट्टी को खुदनुमा बना देते हो। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर, माने जहां बचने की बात हो, जहां बचने की, जैसे बाइक में सॉकर जो यूज करते हैं, हर जगह जहां भी चोट से या किसी भी चीज से बचने की बात हो, उसमें क्या होगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम। कहीं भी ध्यान रखना, जहां बचने की बात हो, इस बात को ध्यान। मान के चलो कि कोई भी कराटा वाला खिलाड़ी या कोई भी हो जो एथलीट वाला ऊपर ईंट को फेंक दिया, नीचे पत्थर से रोकेगा, तो वहां भी चोट माने बच रहा है। तो जहां भी बचने की बात हो, यानी फोर्स उस डायरेक्शन में काम करता है जहां पर मास और एक्सेलरेशन पूरी काम करे, तो उनके मल्टीपल को क्या कहते हैं, यहां पर फोर्स के बात करते हैं भाई। तो ये एक्सप्रेशन का मतलब था व्यंजक। व्यंजक और परिभाषा में क्या अंतर होता है, परिभाषा जो हम लोग इसके पढ़ते हैं डेफिनेशन, इसमें हम लोग पढ़ते क्या, इसमें क्या पढ़ते हैं कि भाई कि इसमें धक्का दे दो या खिंचाव, ऐसे ही पढ़ते ना भाई, धक्का या खिंचाव। हम लोग को लास्ट पॉइंट मिल रहा है धक्का या, और इसमें है धक्का या खिंचाव, और इसमें क्या है कि द्रव्यमान और त्वरण दोनों का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा व्यंजक, यानी स्थिति हो गए, और ये हो गया परिभाषा। जैसे हम कहते हैं कोई ये वस्तु है तो कहेंगे बल वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर कार्य करे, इस पर कार्य करेगा। उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको तुम उठा के फेंक दो,
या धक्का देकर या कुछ भी इसमें परिवर्तन करो, क्या करो, परिवर्तन, तो ये क्या काम करेगा, बल का काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये कई प्रकार के बल हो सकते हैं, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल सुना है, अभिकेंद्री बल सुना, अपकेंद्री बल सुना, सबका अलग अलग हो गया। इसमें बल की टाइप हो जाएगी। एक बात को ध्यान, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोई वृत्त है, अगर ये समान एकदम परिवर्तन होता है, गुरुत्वाकर्षण, जैसे ग्रहों का घूमना, अगर अंदर की ओर इसमें गिर रहा है भाई, तो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। जब बाहर की ओर जाएगा तो अपकेंद्रीय बल, ये एक अलग हो गया। लेकिन यहां पर होगा कि जहां पर जिस दिशा में द्रव्यमान होगा यानी मास होगा और उसी में क्या करेगा, त्वरण होगा, तो ये क्या कहेंगे, बल का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया, फोर्स। इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर। तो इसमें हमें यह समझना है, मेन पॉइंट हमें समझना कि जितना बचने से, इसके जितना पेपर में आया हुआ एग्जांपल होगा सारा में क्या होगा, बचना। ये तो हमने पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, इस बात को एकदम बढ़िया से कंसेप्ट कर लो। हाँ, जैसे क्वेश्चन, इसके एग्जांपल सुनना। कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ देना, यानी सबसे पहले क्या करते भाई कि पत्थर रखेंगे, फिर ईंट बने, उसमें असर कम पड़े हाथ में, नहीं तो कोई तोड़ देगा। है एक है वो नारियल तोड़ता है उस पर, यूट्यूब पर। जैसे यहां पर देखना, कुश्ती और कबड्डी खेलने से पहले मैदान की मिट्टी को खोदना। हाँ, उसका खाली काम क्या है, नारियल तोड़ेगा और कुछ नहीं। जरा देखो, ज्यादा गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करना। अगर हथौड़ा भारी होगा तो हाथ में चोट कम लगेगा, सीधे सीधे कील अंदर जाएगा। इस तरीका से क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को गेंद की दिशा में गतिमान कर लेता, माने एकदम पीछे की ओर, ताकि गेंद के बेग को धीरे धीरे शून्य किया जा सके और गेंद हाथ से न फिसले। गाड़ियों में स्प्रिंग एंड जो शक्कर है लगाए जाते ताकि झटका कम, माने जहां बचने की बात होगी वहां पर क्या होगा, ठीक है ना। हाई जंप या लॉन्ग जंप आप कर रहे हो और वहीं पे सामने पत्थर रख दिए तोड़ तोड़ के, फिर क्या होगा, मिसकल तो मार दोगे। तो वहां पर कभी भी क्या होता है, वहां पर क्या होगा, यानी मिट्टी को ऐसे बनाया जाता है कि चोट ना लगे। तो जहां बचने की बात होगी न्यूटन के गति के, और इसमें चोट कम लगाना है। मैंने एक होता है कि नहीं हम तो चोट लगवाएंगे, हमें लगाने की इच्छा, वो बात अलग है। लेकिन आपको कम लगवाना है तो जिस हिसाब से उसका गति आया, जैसे गेंद है या कोई भी चीज, उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर करना है। उसके बाद क्या होगी, आपको चोट नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान के भाई, तो कम लगेगा चाहे नहीं लगेगा, तो यहां पर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपसे पूछा जाता है कि बल का व्यंजक कौन से गति के नियम में, तो इसको कहोगे दूसरा। लेकिन बल की परिभाषा किस में मिलती है, पहला, याद रखेंगे। तो इसको याद रखना है कि न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया, जो इस प्रकार है। पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, या इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, या इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, राइट। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और जो तीसरे नियम है, इस बात को ध्यान में भाई, यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता और ना आएगा, ठीक है जी। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब होता है जैसे नाव से आगे जंप करेंगे तो पीछे की ओर क्या होगा, नाव माने आगे जाओगे तो पीछे, माने एक दूसरे के मतलब खिलाफ। जैसे बात करते हैं इसमें कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देना, ये सब ठीक है, लेकिन आता होता पेपर में नहीं है, मतलब ही नहीं है। यहां से आता है संवेग संरक्षण के नियम, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना भाई, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ये सब आता है न्यूटन की गति के तीसरा, ये आता है। यहां से आना ही बिल्कुल, हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आता। अब खाली न्यूटन से बात करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना आप देख लो भाई, एकदम आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए कि न्यूटन ने अपने गति के नियम को कब दिया, तीनों नियम को 1687 में। कौन से पुस्तक में, प्रिंसिपिया। एकदम बढ़िया से याद कर लेना, सारा याद करवा दूंगा, ठीक है जी। और सारा बात आपको मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है भाई 3-4 पॉइंट आता है, ठीक है जी। एक आता है जो बड़ा जी का, मान याद कर लेना, एक छोटा जी का। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बता रहा हूं, मैंने अभी बताया था 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक तो ये याद कर लेना, सब बता दूंगा क्या है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। मैं सारा बता देता हूं। उसके बाद यहां से आगे आता भाई एक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्री बोलते हैं, अभिकेंद्रीय इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। एक होता है भाई अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। इस बात को ध्यान रखना, आपके पेपर का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं।
उसके बाद आता है केशिकत्व, एक वर्ड मिलेगा आपको केशिकत्व, ये ध्यान रखिए भाई, केशिकत्व। एक मिलेगा आपको वर्ड घर्षण बल, घर्षण बल, ध्यान रखना भाई, क्योंकि हमें एक क्लास में ऐसा कंप्लीट करना है तो मेन पॉइंट और जितना होता है जो आने वाला होता है, चाहे एक क्लास में करो चाहे 8 क्लास में, वही बताएंगे। ठीक है जी। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बड़ा जी का मान, एक तरह से इसको गुरुत्वाकर्षण बोल देते हैं। सार्वत्रिक नियतांक एक कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, बड़ा जी का मान। ठीक है जी। ये छोटा जी का मान मतलब ग्रेविटी गुरुत्व होता है, ध्यान रखना भाई, ये क्लियर याद रखेंगे। तो ये बड़ा जी और छोटा जी का मान आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, बड़ा जी और छोटा जी का मान याद रखेंगे, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक ये याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आता है आपके पेपर का डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है जी। पूरा हम इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, आता कुछ नहीं है। ठीक है जी। अभिकेंद्रीय बल मतलब केंद्र की अंदर की ओर बल लगे, कहां लगे? केंद्र की अंदर। बस ध्यान रखना, आपको पेपर पास करना है तो आप इस तरीके से पढ़ोगे। ये केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर बल लगे, इस बात को ध्यान रखना। ये केशिकत्व का मतलब क्या होता है, मैंने ट्रिक बता रखा है, सोखना। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जर्व करना, ये देसी तरीका का ट्रिक है, बाकी मैं इसके बारे में समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, बराबर बल, और इसको घर्षण बल में मेन पॉइंट क्या होता है कि मजबूत, क्या होगा, मजबूत अपोजिट आकर्षण बल। इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो, मजबूत अपोजिट आकर्षण बल इज कॉल्ड घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। याद रखेंगे, मजबूत अपोजिट आकर्षण बल, याद रखेंगे भाई, ये कंसेप्ट को याद रखेंगे। एक एक पॉइंट को मैं आपको अभी समझा दिया करूंगा। जैसे जी है बड़ा जी, जैसे बड़े जी का क्वेश्चन कैसा आता है? सबसे पहले क्या होगा कि 4 ऑप्शन देगा और उसमें ये गड़बड़ कर देगा यूनिट को। हाँ, और उसमें कहेगा इसका मान क्या है, कहीं भी एक जगह पॉइंट गड़बड़ कर देगा। ठीक है ना, और कहेगा इसका मान बताए। जैसे यहां पर आपको याद नहीं है तो यहां से चेंज कर देगा, बताओ। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है कि आपको यूनिट जैसे पढ़ते पढ़ते याद कर जाते हैं। देखो, साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते 8वीं 9वीं 10वीं इंटर बीए बीटेक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। और हम लोगों को क्या पढ़ना है कि नौकरी करने के बाद साइंस की तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो होता क्या है, जनरल साइंस आता है। और जनरल साइंस का मतलब होता है कांस्टेबल से लेकर पीसीएस तक, आईएएस तक जनरल। इसमें क्या होता है कि आपको टिक मार्क करना है, क्योंकि हमारे जीवन में इसका जरूरत वहां पर है। जैसे बीटेक कोई किया, बीएससी किया, तो वहां पर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूव करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पिंड गुरुत्वाकर्षण। यहां पर क्या है कि जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर क्या आएगा, कह देगा कि ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया। तो आपको क्या करना है, बस टिक मार्क करना है। आपको जनरल मैंने सामान्य विज्ञान की बात पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको मेन पॉइंट की क्या आपको साइंस की भी नॉलेज तो है, ये बात ध्यान रखना। बाकी जो बीटेक और ये सब उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, तो हमें बस वैल्यू याद करना पड़ता है। मेन चीज कि कांसेप्ट क्वेश्चन, पूरी फिजिक्स से क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे लेंस से क्वेश्चन आएगा तो कहेगा निकट दृष्टि दोष, जो शॉर्ट साइटनेस कहते हैं या मायोपिया कहते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो कहेगा निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से होता है। अब वहां पर दूर के लिए, निकट के, इस तरीके से, या निकट दृष्टि दोष में पूछ देगा कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बेलनाकार, ऐसे 4, मतलब खाली कंसेप्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, जैसे कहेगा प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन से नहीं होते, तो RGB होते हैं। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, तो RGB और एक चौथा डाल देगा, कहेगा कौन नहीं होता है। बस ये जरूरत है। आपसे पूछेगा कि कौन से कलर का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, ऐसे पूछ देगा। प्रिज्म पट्टी पर जब 7 रंगे पड़ते हैं तो सबसे अधिक माने किसका बेंड होता है, ये क्वेश्चन बनता है। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस का मतलब जीके में अंत नहीं, हर जगह का मेन कंसेप्ट पढ़ लो। अब क्या होता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में क्या होता है, आप पढ़ोगे तो अंदाजा, लेकिन इसमें अंदाजा रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे हटके नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही उतना होता है। मेन हर चीजों को खाली डायरेक्ट हमें आउटपुट देना है, बस यही होता है। ये नहीं कि अकबर का जन्म से लेकर इसमें तुम ये प्रूव करोगे, मतलब ही नहीं बनता। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने अभी सबके बारे में बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, खाली हम लोग को पेपर पास करने इसलिए। अभी केंद्रीय बल मतलब अंदर की ओर। कोई साइकिल सवार, उदाहरण तो बहुत है, लेकिन साइकिल सवार मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है, तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है जी। और बाहर की तरफ का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी
देखो गाड़ी दो हिसाब से, एक तो अंदर की ओर भी सवारी मुड़ता है और एक बाहर की तरफ भी, लेकिन इसको ऐसे मत उदाहरण रखो जहां पर जैसे ड्राई क्लीनर हो गया, कपड़ा सुखाने वाली मशीन हो गया, क्रीम निकालने वाली मशीन, जो बाहर फेंक देता है वो क्या होगा, अप केंद्रित, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, फ्यूगल, इसे पीटल, सेंट्रीपीटल, ठीक है जी। तो अभिकेंद्री मतलब अंदर की ओर और अपकेंद्री मतलब बाहर की ओर, ध्यान रखें, ठीक है ना। सारा चीजें याद है, बस खाली है कि आपको हिसाब से बस देना है, ठीक है ना। हम तो उखाड़ देते हैं, हमें तो फाड़ने में टाइम ही नहीं लगता पढ़ाई को। इधर देखेंगे तो ये अंदर की ओर बल लगेगा और ये क्या लगेगा, बाहर की ओर, इस बात को ध्यान रखना, बस आपको हिसाब से याद। घर्षण बल का मतलब कैसे मैं बताता हूं। जैसे रोड पर केला के छिलका गिरा है, तो वहां पर जब छिलका वहां पर गिरा है तो वहां पर क्या होता है, कोई आदमी फिसल गया, तो फिसल तब जाएगा ना जब उस पर बल काम नहीं करेगा भाई। जब उस पर बल, जैसे हम यहां पर खड़े हैं पक्का पर, तो खड़े हैं तो कोई पूछे क्यों खड़े हो, तो कहेंगे मजबूत आकर्षण बल के कारण, तो कहेगा मजबूत आकर्षण। तो आकर्षण तब होता है जब एक दूसरे के ऑपोजिट होते, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अब एक लड़का को देख आकर्षण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत सोच है। मेरे कहने का सेंस ये है कि वहां पर क्या होता है, कि यहां पर क्या होता है, एक तो फिसलन हो और तुम अपोजिट है, यानी ये इस पर क्या है, मतलब दीवार में फिसलन है और आपके जूता में फिसलन नहीं है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए, अपोजिट आकर्षण होनी चाहिए। तो जब भी अपोजिट होगा तो क्या होगा, घर्षण अधिक होगा। मेरे कहने का सेंस है कि पानी में फिसलन है या कोई भी काई लगा या जो भी लगा और तुम्हारा जूता भी फिसलन वाला, तो एक बार भी चल जाओ कबीर पार, मतलब कहने का सेंस है, यानी जो फिसलन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। जब अपोजिट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, घर्षण। यानी हम पृथ्वी पर क्यों खड़े हैं, तो मजबूत घर्षण बल के कारण, यानी आकर्षण बल के कारण। वही आकर्षण और घर्षण, आकर्षण मतलब लड़ाई और घर्षण का मतलब घिसना। केले के छिलका पर घर्षण कम हो जाती है, यानी केला का छिलका कहता है फिसलो, तुम भी कहते हो मैं फिसल रहा हूं, तो क्या होता है, हॉस्पिटल के सामने दूसरे को दिखाने गए, रोगी को उतारे, तुम खुद गिर गए, अब तुम्हारा बैंडेज करवाओ अलग, ठीक है ना, प्लास्टर करवाओ, ऐसा कई बार होता है, ठीक है जी। हमने देखा नहीं है, बस सुना है, बात सही नहीं है। तो यहां पर सबसे पहली ऐसी बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षण, यानी वहां पर कमजोर घर्षण बल है, लेकिन घर्षण का मतलब मजबूत घर्षण। जैसे हम लोग कहते हैं बिग मिस्टेक, ठीक है ना, बिग मिस्टेक या ब्लंडर कह दे, तो ब्लंडर का मतलब पहले ही ब्लंडर शब्द हो गया, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती। उसी तरीके से आप घर्षण बल बोल दिए ना, तो घर्षण का मतलब होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो घर्षण बल की जब बात होती है तो वो यहां पर देख लो, एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ केशिकत्व। मैंने कहा ना कोई आए तो उसको देखना मत, बताओ, कई बार बताया हूं, बताओ उसमें क्या है देखने लायक। इधर देखो, मैंने कोई भी आ जाता लग जाते हो, हम आके तूफान मचा रखे हैं, अभी तक मैं जगह नहीं हूं, ठीक है ना। नहीं आतंकवादी कोई बात नहीं, कोचिंग में आतंकवादी नहीं आएगा ना, है क्या, नहीं आतंकवादी यहां पर नहीं आएगा, नहीं तुम्हें पता ही नहीं, आतंकवादी बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं गलत बात है, नहीं तुम उस गैंग के हो गए इसीलिए ना, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले यहां पर देखेंगे, अभी तक बस पढ़ा रहा हूं, जगह नहीं हो, नींद नहीं टूटी है मेरी। सबसे पहले बात यहां पर कहते हैं केशिकत्व की पहचान क्या रखना है, ध्यान रखना। सूखना मैंने बता दिया ट्रिक, इसका मतलब होता है कि पहले समझा देता हूं, किसी द्रव नली में, द्रव नली यानी कहीं से पानी या लिक्विड कोई भी चीज जा रहा है, अब वो कहां जाएगा पता नहीं है, बस उसको बोलते थे सोख जाएगा। क्या कर जाएगा भाई, सोख जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जहां भी सोखने की बात होगी वो क्या होगी, केशिकत्व। इसको अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो बोलेंगे कि जब किसी केश नली में, ठीक है ना, जब किसी केश नली में जब द्रव का प्रवाह होता है और उसका पता नहीं चलता है, उसे क्या बोलेंगे, केशिकत्व को। कैसे, जैसे पेन हम रखें पॉकेट में और इंक पता नहीं निकलने लगता है, तो जब निकल जाता है थोड़ा सा, फिर वो बहुत सफाई करने के बाद पीछे वाला नहीं देखता है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो कौन देख रहा है कोई। तो यहां पर क्या होता है, केशिकत्व। जो मोहर वाला स्टाम्प होते हैं तो उस पर दबा के अंगूठा जो भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वहां भी क्या हो गया, केशिकत्व। जैसे लालटेन के बत्ती में तेल चढ़ता है तो उसमें पता नहीं होता, बस तेल खत्म हो जाता है तो पता चलता है, लेकिन तेल बस चढ़ता ही है, हम लोग जानते तभी जल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, केशिकत्व, ठीक है ना। खेत में पानी लग जाता हल्का हल्का, फिर बारिश होती है, उसके बाद सूख गया, पता ही नहीं चला, उसे क्या बोलेंगे। जहां पर सोखने की बात होगी वहां पर क्या हो गया, केशिकत्व, ठीक है ना। कहते हैं लालटेन की बत्ती में तेल के चढ़ने पर जब स्थिति उत्पन्न होती है उससे क्या बोलेंगे, केशिकत्व। केशिकत्व का मतलब क्या होगा, सोखना, इस बात को ध्यान रखना, समझ आ गया।
ठीक है ना। जहां पर सोखने की बात होगी, द्रव का सोखने की बात होगी, जैसे कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर, ये जो होते स्टाम्प, उस पर स्याही का सोखना, ठीक है ना। पेन से क्या होगा भाई, इंक का सोखना, इस बात को ध्यान में भाई। उसके बाद बात करते भाई खेतों में पानी का सोखना, जहां पर सोखने की बात होगी वो क्या होगी, केसी का। तो देख लो भाई, ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, बढ़िया से ध्यान रखना भाई, क्लियर। अब तो यहां पर प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण, जब किसी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण। और पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे क्या बोलेंगे भाई, गुरुत्व। उससे क्या बोलेंगे, गुरुत्व, याद रखेंगे, ठीक है जी। अब यहां से हमने बताया बड़ा जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। छोटा जी का मान बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद क्या बताया, घर्षण बल, यानी जब दो वस्तुओं के बीच अपोजिट आकर्षण बल होगा तो घर्षण, यानी घर्षण बल का मतलब होता है मजबूत होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, घर्षण बल, ठीक है जी। और केशिकत्व का मतलब क्या बताया, सोखना। अपकेंद्री बल का मतलब बाहर की ओर, और अभिकेंद्री मतलब, और बताओ कोई डाउट यहां तक, बोलिए। कोई भी किसी भी चौक चौराहे पर डाउट है इससे रिलेटेड पूछे, बोलिए भाई, बताएंगे। आपने जो इससे पहले द्रव्यमान जो पढ़ाया है उसमें इक्वेशन की टाइम आता है, उसमें द्रव्यमान लेता है, टाइम लेता है और समय लेता है, फिर उसे एमएलटी ऐसे कुछ करके पूछता है, वो कैसा होता है, एमएलटी ऐसे कैसे होता है, ये कौन सी बात है, एमएलटी ऐसे करके पूछता है, वो बीमा कहते हैं डायमेंशन, वो अलग चीज होता है, ठीक है ना। नहीं अकेले में नहीं है, अभी समझा सकते हैं, हाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि LT-1 का मतलब L से बोलते लंबाई को, और T से बोलते समय को, और -1 का मतलब जो बट्टा में रहे, और M ऐसे ही लगा देते हैं। M क्या लगा देते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं। तो बीमा अलग चीज पढ़ना होता है ना, कि बीमा किसी भी चीज का बीमा हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। नहीं, अब अपने मर्जी से तुम कुछ भी बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा कि M0 भी होता है, वो ऐसे लगा दिया जाता है। हमें क्या होता है, LT-1, ठीक है ना। हाँ, वो रहे चाहे ना रहे, वो लगा दीजिए, बना अच्छा लगने के लिए लगा दी जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, ध्यान रखिए भाई, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिए, बता दो भाई, बढ़िया से देखेंगे। एक तो अधीश, एक सदिश, और एक न्यूटन, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण का बड़ा जी छोटा जी, घर्षण बल, केशिकत्व, ठीक है भाई, यहां से ध्यान रखिए भाई। अब 3 पॉइंट और देख लो जो पेपर में डायरेक्ट थ्योरी के रूप में आता है, ये समझेंगे। एक होता है पलायन वेग, क्या होता है भाई, पलायन वेग, ध्यान रखें भाई, ठीक है ना। हाँ, पलायन वेग, यहां से हम लोग को बस जरूरत क्या है, खाली मतलब वैल्यू, इसको वैल्यू याद होना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझा दूंगा, बस हमें क्या याद रहे, पेपर में जो भी आएगा, जैसे पृथ्वी का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग, और सौर मंडल से पूछता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अपना उसको भी लिख देते हैं सौर मंडल से, बस इसमें वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये तीनों पॉइंट को, कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई, ठीक है जी। तो यहां पर पलायन वेग का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, क्लियर। कहते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंका जाता है कहीं भी, माने किसी भी तल पर किसी वस्तु को, जैसे सबसे पहले इसको माना जाता है पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पलायन वेग, ठीक है ना। किसी वस्तु को उस वेग से फेंका जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारे पेपर में क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है, तो हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं। पृथ्वी के जो पलायन वेग होते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद कर लेना भाई, ये पहला क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछेगा, पृथ्वी की पलायन वेग कितना होता है भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नोट कर लो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना भाई। चंद्रमा तल से पलायन वेग कितना होता है भाई, चंद्रमा तल से पलायन वेग कितना होता है भाई, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। और सौर मंडल से पलायन वेग कितना होता है भाई, 42 किलोमीटर पर सेकंड। भाई ये कई बार पूछ चुका है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। पृथ्वी की पलायन वेग याद कर लेना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा तल से भाई कितना बताया भाई, ठीक है ना, 2.4, कहीं कहीं 2.37 भी देता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखेंगे भाई, एकदम कंसेप्ट बढ़िया से याद रखो।
क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका प्लायन वेग। प्लायन वेग आपको क्या बताते हैं कि इस वेग से किसी वस्तु को आप फेंकोगे, है ना। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है। वो क्या होता है कि उसको क्षेत्र को पार कर जाएगा, तो जब पार कर जाएगा तो फिर वापस आने की संभावना नहीं रहती है। तो इसके लिए कोई वस्तु को आपको धरती से कितना फेंकना पड़ेगा, 11.2, माने एक सेकंड में कितना होने चाहिए, 11.2 किलोमीटर। तो ये अपने हाथ से फेंकना संभव नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये प्लायन वेग का दोनों पॉइंट याद कर लेना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और दूसरा क्या बताए थे, 2.4 किलोमीटर। तीसरा वाला तो नहीं आया, 42 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। अब एक आजकल एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ रहा है भाई, जीडी में ताप का क्वेश्चन आ रहा है भाई, किसी को बदलने के लिए ताप, टेम्परेचर से क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान, जैसे हम लोग सुने हैं कि मनुष्य के शरीर का यानी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का जो मिनिमम तापमान होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखिए भाई, एक्चुअल बता रहा हूं। अब इसको कहीं क्या लिखा रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कि फ़ारेनहाइट में देकर सेल्सियस में पूछ देगा या सेल्सियस में देकर कुछ भी पूछ देगा। तो इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वो अगर याद रखोगे तो कुछ भी हो, सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में निकाल दोगे और फ़ारेनहाइट में होगा तो किस में निकाल दोगे, सेल्सियस में निकाल दोगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है जी। पीछे बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था भाई, बताओ, याद है? C माइनस 0/100 लिखो, C माइनस 0/100 लिख लो, बराबर F माइनस 32/180। C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R माइनस 0/80, R माइनस 0/80 बराबर K माइनस 273/100 बराबर K माइनस 273/100। ये आपका पॉइंट है। अब इसको मैं अभी याद करवा देता हूं और आपका क्वेश्चन एक आ सकता है किसी भी एंगल से, तो आप याद रखेंगे भाई। देखो र्यूमर आज के डेट में उतना चलता नहीं है, केल्विन चल सकता है और खाली ये तीनों चलता है। ध्यान रखना, याद करने का तरीका आपको मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो याद कर लेना भाई, यहां पर पहले ये देख लो भाई, मनुष्य के शरीर का सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। जब यहां 4 आएगा तो 9, 6 होगा तो ये 37 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब यहां से याद कैसे करना है मैं आपको याद करवाता हूं। जैसे कहते हैं कि 98 या 100 डिग्री सेल्सियस में कहते हैं बुखार है, तो गलत कहते हैं। 100 में तो पानी उबल जाएगा, पूरा इंसान भी उबल जाएगा, तो गलत बोलते हैं। उनको बोलना है फ़ारेनहाइट में, पहले तो ये ध्यान रखना। तो इसको याद करने का तरीका देखो, याद बता रहा हूं। ये मिनिमम होता है 0, कितना होता है, और मैक्सिमम कितना होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इंसान का तो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा कुछ ना कुछ होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, अब देख लो ये याद हो जाएगा। यानी सेल्सियस में सबसे ऊपर होगा तो 100 और स्टार्टिंग कहां से होगा, 0 से, और फ़ारेनहाइट में स्टार्टिंग होगा 32 से और जाएगा कहां तक, क्लियर। जो 1 से 4 बुखार या कुछ भी कहते हो फ़ारेनहाइट है, क्लियर है। और तीसरा र्यूमर में यह आता नहीं, अब तो खत्म है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, 0 से कहां तक, और केल्विन में कितना, 273 से कहां तक, 100। ये उल्टा होता है, माइनस में जाता है, माइनस में 273 से कहां तक जाएगा, 100। अब देख लो याद हो गया तो बताओ, सेल्सियस में मिनिमम कितना बताया तो बताओ, 0 से कहां तक, और फ़ारेनहाइट में मिनिमम कहां तक, र्यूमर में मिनिमम कितना और मैक्सिमम, अच्छा जी, और केल्विन में मिनिमम कितना से कितना तक। अब लिखो बिना देखे क्या मैंने लिखा था, C माइनस, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर। तो इसमें हमें जरूरत आता है कि सेल्सियस में दे देगा और फ़ारेनहाइट में पूछेगा, फ़ारेनहाइट में दे देगा, सेल्सियस में पूछेगा, इस बात को ध्यान।
तो हम लोग मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन खाली इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। तो जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच 3 का रिलेशन लगाओ, इनसे पूछे मैंने किसी के बराबर में रखो, बस ये याद होनी चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है जी। जैसे हमें रखना है, अभी मैंने लिखा कि 37 डिग्री सेल्सियस मैंने ये रखा और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने ये लिखा। तो हम लोग क्या करते हैं, 37 रख देते किस में, सेल्सियस में, और 98 किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट। ये सही हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो सोचो कि इससे हमें इसमें बदलना है बताओ। तो सी के जगह पर कितना रखोगे, 37, और बट्टा में कितना हो जाएगा, और बताओ, एफ माइनस 32 और बट्टा में कितना हो जाएगा। अब बताओ कैसे करें, हाँ कर दो, ठीक है जी। यहां पर देखेंगे कैसे करेंगे, बताओ। 0 से 0 काट दो, और बताओ 2 से काट देंगे, कितना नंबर में, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है, ये हो गया। आगे बताओ फिर क्या करें, 37 गुने 9 बताओ कितना होगा, 9 7 63, और 9 3 27 6 33, कितना होगा, 333, ठीक है ना। और इसको कितना होगा बताओ, 5f माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा। एक क्वेश्चन बस ऐसे दिखा देता हूं, अब ये इधर जुड़ जाएगा, बोलो कितना होगा जुड़ेगा, तो बोलो बराबर कितना हो गया। अब ये 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 4 बचेगा, 5 8 40, 3 5 6 30, तो एफ बराबर कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। ये बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके पेपर में, ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी ज्यादा इस टाइप से पूछता है, ध्यान रखना। और एसएससी जीडी में पूछा था जो मनुष्य के शरीर का कैलोरी में टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, कल परसों पेपर में तो मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपका एक कंसेप्ट होनी चाहिए कि कभी भी एक नोट कर लो कि कभी ऐसा आ गया क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। कौन सा, एक बार लिख लो फिर बता देता हूं। हाँ इसी को बताओ, उतार लो। ललित एक बार फोन देना मेरे को। अखिल तू इधर उधर बैठ जा, कहीं थोड़ा जगह वो करके, इधर जाने आने का, इधर कहीं बैठ जा, थोड़ा सा इधर इधर गेट पर बैठ जा, कोई दिक्कत, बस रास्ता छोड़ दे।
स्टार्ट करते भैया। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, ये क्लियर हो गया। हाँ, भाई ने कहा था एक बार सर समझा दो, देखो इधर बढ़िया से समझ लो, ठीक है। इसे काटना है कुछ नहीं। सी के जगह हमने कितना रखा था बताओ, 37 और बट्टा में क्या 100। ये जीरो के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है जी। हाँ, सी के जगह 37 रखना है बस। सी के जगह क्या नहीं, अगर आपको ए दुकान क्या कर रहा है तो दे दे उसको, ठीक है ना, दुकान चला रहा है साथ में। ये भी देखो स्टाइलिश बन रहे, रख ले यार। अरे इसको कोई बढ़िया पेन दे दे, दे 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 दे। नहीं नहीं, वो सब हवा है, लड़कियों को दिखाओ, मैं नहीं जाने, सब सेट है पहले से। यहाँ किसी का दाल ना लेके जाएगी। देखो भाई बात ना करे, है ना। तो सी के जगह कितना 37, ये कहां से रखना है, क्वेश्चन आएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्ट में नहीं, एफ, अच्छा अच्छा फ़ारेनहाइट, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अरे किसी भी चीज में उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं इतना वो पढ़ा रहा हूं, इतना हाई पढ़ाना नहीं चाहिए। देखो इधर तो एफ माइनस कितना हो गया 32, एफ माइनस कितना होगा 32 और बट्टा कितना होगा 180, जीरो से और 2 5 10 और 2 9 और इसको गुणा करना और इसको गुणा करना। अब तो कर लोगे, गुणा तो आता है, कर लेगा ना। चलो भाई, कॉन्सेप्ट समझना है ना। जानते हो ये क्वेश्चन कहां पढ़ने की जरूरत है, एनडीए के पेपर के लिए। कोई एनडीए के स्पेशल पढ़े, ठीक है ना, वहां पर जहां पर एफसीआई के क्वेश्चन कुछ वैसा आ जाए वहां पर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा पॉइंट ना, एयरफोर्स कैट के लिए जहां पे स्ट्रक्चरल पॉइंट आती है ना, वहां पर ये जरूरत होता है मैथ्स के लिए। हमें हम लोग के लिए यहां पर कहां, या तो बस आ जाएगी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इतना, इसका क्या होता है, बस कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें ध्यान रखें, हमें बस जनरल साइंस से मतलब है, ये ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है यहां से लेंस का। किसका पढ़ना है, लेंस, जो पेपर में, ठीक है जी। हाँ, लेंस, ठीक है ना। एक दर्पण का क्वेश्चन आता है, अब बढ़िया से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद लिख लेना, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्वेश्चन जो पेपर में आता है उसकी बात करता हूं, ठीक है ना। एक होता है लेंस में उत्तल लेंस, क्या होता है भाई, उत्तल, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज मत होना, उत्तल लेंस। और एक क्या होता है भाई, अवतल लेंस, ध्यान रखना। एक उत्तल और एक क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट बता देता हूं पेपर में कैसे आएगा, ठीक है जी। और ये दर्पण वही है, थोड़ा सा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये भी सेम होगा, ठीक है जी, बस ध्यान रखना। ये कहीं फिट कर दी जाती है तो वैसे शीशा कांच होता है। चलिए सबसे पहले यहां से पेपर में क्या आएगा, मेरी बात को सुनिएगा। दूरदृष्टि दोष, इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। चलो इंग्लिश में हटा दो। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है, बस याद रखेंगे, मैंने इसके सामने लिख देंगे दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस, बात खत्म, ठीक है जी। बस इतना ही कंसेप्ट है, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, उत्तल, इस बात को ध्यान। तो दूसरा कर दो निकट दृष्टि दोष, याद रखेंगे, बस यही एक कंसेप्ट है। जो पेपर की बात है मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया। तो हमने भाई बताया, ध्यान सुनेंगे कि हाँ अभी बता रहा हूं, उत्तल लेंस जो है इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्लियर, पहले बात को समझना, खाली पेपर का कंसेप्ट। उत्तल लेंस इंग्लिश तो बता दिए, कन्वेक्स लेंस, इसके लिए क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। किसको, दूरदृष्टि दोष के लिए। अब कहेंगे सर जी आराम से, अब मेरे से पूछना जितना पूछा हो, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई का देवता एकदम, इसके सामने कोई, बस जितना पूछना पूछ लो इससे रिलेटेड। दूर दृष्टि और दृष्टि दोष मैं आराम से समझाऊंगा, मेरे को टाइम दो बस। अब देखो इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। हाँ, अब उल्टा तो फिर दूर का उल्टा पास होता है, ये कौन सी बात है, बोलो। दूर दृष्टि दोष में कभी भी आ जाना है कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो अपना कारखाना है ना, आज कर रहा हूं काम, ठीक है ना। लगाओ आज कैमरा पहले।
ठीक है ना, आज लगा दो कैमरा, ठीक है ना, एक नीचे सीढ़ी पे किया कि कोई ना आया तो सीधे कैमरा देख लो, बात खत्म। पेरेंट्स जो भी हो, दूरदृष्टि के लिए इस बात को ध्यान रखना भाई कि दूर की ही वस्तु दिखाई देगी, बस इतना याद रखना। तो अपोजिट वाला तो दिखाई नहीं देगी, मतलब जिसका नाम दिया दोष वही दिखाई देगा, बस ये दे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं कहूंगा निकट, निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में पूछ लेना, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखाई देगी और दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखाई देगी। तो अपोजिट वाला तो अपने आप दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई नहीं आया? निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखाई देगी और दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु। इसके लिए कौन सा लेंस और इसके लिए कौन सा लेंस? बस आपका पेपर क्लियर। पेपर क्लियर है तो आग लगा दो, फाड़ दो, चीर दो, क्वेश्चन छूट जाए। क्या बात कह रहे हो, ठीक है ना, एकदम उखाड़ दो पढ़ाई को एकदम। ठीक है जी, एक क्लियर हो गया, ये बात को ध्यान रखेंगे। दोनों क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया भाई। यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की ही वस्तु दिखाई देगी और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही दिखाई दे। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई, बताओ। और दूर के लिए कौन सा लेंस और निकट के लिए पहले क्लियर कर लो, कंफ्यूज नाम नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। बना लिया आकाश, यही बात है ना, क्लास चल रही फिर भी बात बनाएगा। पढ़ ले जल्दी जल्दी, अब की बात टारगेट है तो टारगेट को पूरा करो जल्दी एकदम। भर्ती लेना है तो देख लो एकदम, ठीक है ना। 22 तारीख से एग्जाम है, कितने दिन चलेगा? 5 दिन है। अच्छा, आईएएस का तो 28 मई को है ना। तुम लोग को इसकी स्थिति कैसे पता कि क्या बनना चाह रहा है? क्लियर हो गया मेरे भाई? बोलिए क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अब आइए, अब यहां पर दर्पण के क्वेश्चन आ जाता है। दर्पण, निकट कह रहा हूं, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है जी, मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि पहले कहते थे कि गलियों में स्ट्रीट लाइट, ये सब नाटक, अब तक कहीं कुछ नहीं लगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर समझना है कि जो गाड़ी में साइड मिरर, साइड मिरर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, उस पर लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर लिखा रहता है, तो वही एक उत्तल दर्पण है। क्या है? बाकी सभी जगह क्या है? बात क्लियर, क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में, मतलब गाड़ी या बाइक कोई भी, साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया? पहले लोग साइकिल में भी साइड मिरर लगाता था, है ना भाई? हाँ, इस तरीके के, या बाइक में भी लगता है, ठीक है ना, उस पर भी चलाना, वो लगनी चाहिए, मतलब रूल है, लेकिन हम कहां लगाते हैं, तो सब निकलवा कर रख देते हैं ना। सबसे पहले समझना है कि जो साइड मिरर के रूप में रहेगा उत्तल, बाकी हर जगह अवतल। कहोगे हर जगह मतलब नाक कान गला की जांच के लिए। अब तुम कहीं भी पेड़ के पास जो बाल कटवा रहे हो, वो बात तो अलग, समतल दर्पण ही हो गया। मैंने उदाहरण, पेड़ के पास बाल कटवाना कोई गलत चीज नहीं। मैं कह रहा हूं कि समतल दर्पण का मतलब जिससे मुंह देखो, वही शीशा टांग के भाई काट दिया बाल, ये उदाहरण मैं कह रहा हूं। ये नहीं, पेड़ के पास तो हम भी कटवाते, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अच्छी चीज। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर सबसे पहले समझना है कि जो नाई के दुकान में जो मतलब जो दर्पण होता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल। अवतल का मतलब अनेकों प्रतिबिंब। देखना, देखते देखते रहते, हम लोग पीछे के पहले देखते थे ना, देखते 10-20 तक देखते, उसके बाद नहीं दिखता, ध्यान नहीं देते। तो जहां पर अनेकों प्रतिबिंब इस तरीके से, तो हर जगह क्या रहेगा? अवतल। केवल साइड मिरर के रूप में उत्तल, बस ये याद रखें, कहीं भी रहेगा अवतल, ठीक है ना। और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स, अवतल को बोलते हैं कनकेव। इस इंग्लिश में मत कंफ्यूज होना। तो कहेंगे गाड़ियों में साइड मिरर, इसके अलावा हर जगह क्या होता है? अवतल। क्लियर हो गया कि नहीं? साइड मिरर के रूप में क्या रहेगा? उत्तल। बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए कंसेप्ट है, समझ में आ गया? ठीक है जी, लिख लो। क्लियर हो गया तो बताइए, एकदम क्लियर हो गया? बढ़िया से। ऐसे ही हर सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट पढ़ लो, एकदम उखाड़ दो पेपर को, एकदम भर्ती आने से पहले एकदम तैयार कर लो कि पेपर भर्ती आने के बाद एकदम बढ़िया हो जाएगा। हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते, एकदम जो डाउट हो अभी जस्ट क्लियर करना है,
क्योंकि मेरे पास डाउट नहीं है तो आपको भी डाउट में क्लियर करा दूंगा, ठीक है जी। अब मैं पहले ही डाउट में रहूंगा तो क्या होगा। चलिए भाई, ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा पेपर में। एक जीडी में आया था, इसलिए नाम दे रहा हूं जीडी का बार बार। एक आया था अपवर्तन। कौन सा वर्ड आता है? प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं, हाँ अपवर्तन को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं भाई। एक प्रकाश का अपवर्तन, मैं लिख सकता हूं प्रकाश का अपवर्तन, एक तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया भाई? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वो कौन लड़का फोन कर रहा था, बात होगी, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बढ़िया समझना, देसी भाषा का ट्रिक एकदम, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये नहीं परिभाषा जब किसी वस्तु को पहले ही पढ़े नहीं लगे पढ़ाने, ठीक है ना। यहां पर देखो एकदम ट्रिक बताऊंगा बढ़िया वाला। कैसे ट्रिक वाला, समझना आराम से। मैंने यूट्यूब पर बताया था, अपवर्तन का मतलब था संदेह। ये हमारा अपना ट्रिक है देसी भाषा, क्योंकि हम लोग इंटर पढ़ के आए हैं, बस इंटर पढ़ के क्या कर रहे हैं, आए हैं। बीए हम पढ़ रहे हैं कि हमारा फेल ना हो, बैक हो नया तब भी आ जाता है, वो अलग है। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम स्टडी सही से करेंगे या नहीं करेंगे, कोई कॉमर्स से भी होगा। तो हमारा टारगेट है पेपर निकालना सरकारी नौकरी का, तो इसमें बीए इंटर से मतलब नहीं, आज से कितना माइंड देते हो इस पर। इसलिए ट्रिक बनाना देसी भाषा में ही पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हो जाएगा कि मतलब इसको बोलोगे सच, क्या बोल सकते हो, सच। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है। पहले मैं बताता हूं कैसे, डायरेक्ट आ जाओ। हम लोग पढ़े कि किसी जैसे ऐसे पढ़े हैं कि जब किसी सतह पर आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल, ये सब छोड़ो हटाओ। हमें तो पेपर, हमें तो बनना है कुछ और, हमें तो सरकारी नौकरी लेनी है। तो यहां सबसे पहले ट्रिक क्या है, संदेह से रिलेटेड। जैसे अपवर्तन में सुनना, जैसे होगा कि बाल्टी में पानी है, राइट, बाल्टी में पानी, कोई छड़ी है माने स्टिक है, और उसमें डूबी हुई माने आधा डूबी माने थोड़ा बाहर भी हो, तो तिरछी दिखाई देगी। तो तिरछा है नहीं लेकिन दिखाई देगी, तो उसे डाउट बोलते हैं, ठीक है ना। हम इसको झूठ भी बोल सकते हैं, हम बताए थे यूट्यूब पर, इसको क्या बोल सकते हैं, झूठ। माने इसे बोल दो झूठ, ये भी चलेगा। संदेह का मतलब डाउट में रहते हैं। ऐ देखो, एक बात है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, अब तुमको क्या रे, ये जो व्यक्ति है इससे तो हम डरते नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि आपका भाई, आपका दोस्त है। अब ये चीजें क्या होता है कि आपके अंदर लेकिन थोड़ा सा डर होगा, अब फिर आप डरते नहीं क्योंकि आप उससे जानते हो, वाली बात होती है कि मारेगा नहीं, लेकिन डाउट है कि यार ये किस मूड में खड़ा है, तो दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो एक तरह से ये है कि झूठ है, ये मार नहीं सकता, हो सकता मार भी दे। और दूसरा क्या है कि संदेह है। संदेह का मतलब ये क्यों इस रूप में पहली बार आज बात कर ले, जैसे कोई आपको प्यार से बता क्या कर रहे हैं, तो आदमी भाषा ही चेंज, मैंने क्या बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती। तो संदेह या झूठ, संदेह का मतलब हम संदेह में रहते हैं, और झूठ का मतलब क्या होता है कि ये सत्य है नहीं। तो क्वेश्चन आएगा कि पानी में जो स्टिक है, डंडा, छड़ी, जो भी है, टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह है, ध्यान रखना। एक तो पहला। दूसरा बता रहा हूं भाई, मेटाल ऑफिस में दूसरी बात करते हैं भाई कि कोई बाल्टी में पानी है, कहीं भी पानी है, राइट, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक है ना, हाँ पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि खाली देखना नहीं, सब भी लोग एकदम हाँ इधर ही देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है भाई, आपका भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रहा हूं जितना देर हो बढ़िया से पढ़ो और घर जाओ, अपना नाम रोशन करो। हाँ हाँ, नहीं, हम पानी गर्म करने वाले रड की बात नहीं करें। जब ये साइंस स्टार्ट हुआ होगा उस समय पानी गर्म करने वाली रड, ये तो अभी आया है इस बात में। हाँ, कुछ तुमने बात को सुना नहीं, अभी सुनाऊंगा बढ़िया से एकदम, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब पढ़ेगा, यहां कोई ना बोले। इधर देखो, सबसे पहली बात है कि पानी में सिक्का गिरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये उठा है नहीं, संदेह, झूठ। किसके कारण, यह अपवर्तन का उदाहरण। तीसरा, मछली, पानी में मछली जो तैर रही है अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जो कि है गहराई में लेकिन दिखाई दे रही है ऊपर, ये भी क्या होगा, लो। ये और भी बहुत सारे एग्जांपल है, क्लियर एग्जांपल सुन लो, ठीक है ना। यानी पानी में जो छड़ी है, कहते हैं आधी डूबी हुई आधी है, तो टेढ़ी, जितना दिन होगा टेढ़ा दिखाई देगा क्योंकि परछाई। तो वहां पर क्या होगा, अपवर्तन। पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन। और मछली का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर मतलब तैरती हुई दिखाई देना, यह भी क्या हो गया, अपवर्तन। ये हो गया देसी भाषा में, ठीक है जी। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को मतलब कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, जो सच में होता है। अब कैसे सच में, हीरा चमकता है, तो देखना अगर कहीं आप हीरा देखे होगे तो अपना चमक खत्म नहीं करता, हमेशा चमकेगा। तो हीरा का चमकना, इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है ना। तो हीरा में अपना क्वालिटी होता है, अपना गुण होता है चमकने का। तो हीरा का चमकने की जो बात होगी, ये भी क्या होगा, ये आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरी बात को समझना, जैसे कोई गोला है पोता हुआ है काले रंग से, तो काला दिखाई देगा, तो भाई काला है तो काला ही दे, तो क्या हो गया, अपवर्तन। इस बात को ध्यान रखना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के शीशा पर मार दो ईंट से, या जैसे भी चटका हुआ भाग ऐसे चमकते हुए दिखाए, वो उसका अपना पॉइंट है, तो क्या होगा, पूर्णांतरिक परिवर्तन। पूर्णांतरिक परिवर्तन का मतलब जैसा है दिखाई भी देगा वैसा। तो हीरा का चमकना पेपर पूछता है, इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परिवर्तन, इस तरीके से। परावर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज आपको दिखेगा किसके कारण, परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। मैं आपको अगर देख रहा हूं तो लाइट पर आंखों तक आ रही है, फिर वहां तक जा रही है, तो इसको बोलेंगे परावर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूर्णांतरिक परिवर्तन और अपवर्तन, इसमें क्लियर एकदम। और इसमें क्या होगा, झूठा या संदेह। अब आपका यहां से क्वेश्चन छूटेगा, इस बात को ध्यान में बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से, तो हम लोग को जनरल साइंस पढ़ना है, तो जितना हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बढ़िया से एकदम क्लियर करना है, जो चीज है क्लियर मतलब क्लियर। हो गया भाई, बताइए, क्लियर हो गया। हाँ, एकदम बढ़िया से क्लियर कर लेना है, ध्यान रखना। और आज बहुत अच्छा काम किए, सब आगे हो, है ना, अच्छा काम किए, है ना। कल भी आ जाओगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो आओगे तो पढ़ाऊंगा। लेकिन अब बच्चे इतना हो गए कि नहीं भी आओगे तब भी तो कुछ तो आ ही जाएंगे, है ना, ये भी तो है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर मैंने पॉइंट बताया परावर्तन का, एक क्या बताया था, अपवर्तन का। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब एक आता है बंड विक्षेपण। बंड विक्षेपण, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपको समझना क्या है, इस पर आओ। किसी प्रिज्म पर, ठीक है ना, किसी प्रिज्म पर सूर्य के 7 रंग, और जब आता है आसमान से तो इस पर आके छित्र आ जाता है, यानी फैल जाता है। 7 पॉइंट होगा, 3, 6, 7। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का बंड विक्षेपण। होता क्या है, ये कट गया इधर। होता क्या है इसमें कि सबसे पहले होता है विबजीओर, पढ़ो ना, VIBGYOR, देखना साथ हो गया तो देख लेना भाई, ठीक है भाई। इस तरीके से होता है। तो पेपर में ये इतना इतिहास नहीं रचना है बस, लेकिन मैं समझा देता हूं। तो सबसे कम बेंड कौन होता है, रेड, और सबसे ज्यादा क्या होता है, वायलेट, मतलब बैंगनी बोलते हैं ना। तो सबसे नीचे, तो पेपर में बस इतना ही क्वेश्चन आता है, ऐसे यहां लिखना चाहिए कि सबसे अधिक बंड विक्षेपण कौन सा रंग का होता है, तो बैंगनी, बस इतना ही क्वेश्चन। वायलेट या जो भी बोलते हो। सबसे कम बंड विक्षेपण किसका होता है, लाल। मेरी बात को सुनिएगा, क्लियर, ठीक है ना। सबसे कम, हमें बस देखना और टिक मार्क करना, ध्यान रखना एकदम। तो टिक मार्क करने के लिए आपको पढ़ते रहो, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार इस बात को क्लास में बोलता हूं कि लोग 8 से 10 साल से पढ़ रहा है और तब भी नौकरी नहीं मिल पाती, और लेने वाला साल 1.5 साल में। गाइड सही करने वाला होनी चाहिए, गाइडेंस सही होनी चाहिए। आपको अभी फिजिक्स दे दिया जाता है, आप पढ़ते रहते बैठ के लाइब्रेरी या कोई, जब तक गाइडेंस ना मिले आपका सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, इतना मान के चलो। तो इसलिए कृपया करके, और जो 8 साल 7 साल पढ़ के 6 साल पढ़ के कांस्टेबल बना, वो भी गड़बड़ है। उसको 8 साल अगर पढ़े तो और बड़ा बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है कि डायरेक्ट, मतलब कोचिंग में किस लिए आ रहे हो कि भाई डायरेक्ट लेके खिला दो हमें, इसीलिए तो आ रहे हो भाई किताब तो सबके पास है, लेकिन डायरेक्ट हमें चाहिए, तभी तो वही डायरेक्ट के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। आइए, तो सबसे कम, सबसे अधिक किसका होता है बंड विक्षेपण, और सबसे कम किसका होता है, एक तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है ना। बंड विक्षेपण सबसे, डिस्पर्सन, छितराना, जो भी फैलना। दूसरा पॉइंट, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तो ये क्या होगा भाई, लाल का। किसका होगा, लाल का। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कंसेप्ट। उसके बाद आपके पेपर में आता है प्राथमिक वर्ण। प्राथमिक वर्ण, देखो यहां से हिंदी व्याकरण में
आया था पेपर में यूपी पुलिस में, हिंदी व्याकरण में यहां से क्वेश्चन साइंस का। कैसे, अगर कोई दिया होगा 18-19 के पेपर तो याद हो। 4 ऑप्शन है, देखना यहां पर। एक था संख्या, एक था रंग, एक था जाति। संख्या, रंग, जाति, और एक था और बता रहा हूं अक्षर। क्या था? हाँ यही था। अगर किसी के पास पेपर होगा, क्योंकि हम यही काम करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर पूछा गया था कि वर्ण का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो आप सुनेंगे, जब हिंदी में मेरे से पढ़े होंगे तो लिखे होंगे वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर। तो ये तो पास हो गया, लेकिन यहां पास वो करना है जो फेल है उसको, तो एक ही तो जो निगेटिव बताना है ना। वर्ण कहते हैं संवर्ण है, जाति का आजकल झगड़ा होता है, तो संवर्ण संवर्ण नहीं सुनते हो, तो वर्ण मतलब क्या होता है, जाति भी होता है, कौन से वर्ण से हो, कौन से समुदाय से हो, ये भी होता है। प्राथमिक वर्ण अभी बताया, तो ये भी कलर की बात होगी। तो हम लोग जानते कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन वर्ण मतलब संख्या। तो देख लो हिंदी व्याकरण में कहां से क्वेश्चन पूछ दिया। सोचो, लोग कहते हैं पुलिस के पेपर इजी होता है, देखो अब जिसको नहीं पता उसको कैसे पता। तो वर्ण मतलब संख्या, कहीं लिखे हुए नहीं देखोगे। संख्या अंक हो सकता है लेकिन वर्ण नहीं होगा। तो प्राथमिक वर्ण का मतलब इंग्लिश में जब इसको निकालोगे तो प्राइमरी कलर। तो पेपर में क्या आता है कि प्राथमिक रंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता या होता है, तो 3 होता है, बाकी नहीं होता है। तो आर, जी और बी याद रखिए, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक वर्ण कहते हैं। ये पेपर के लिए लिख लीजिएगा कि प्राथमिक वर्ण आर, जी और बी होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक रंग बोलेंगे। इसे बोलेंगे प्राथमिक रंग। हाँ भाई बोलो बोलो। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये है वाला याद है 3, तो 4 ऑप्शन। अब नहीं के जगह वो वी लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो है वाला याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 है वाला, हाँ है, तो नहीं वाला पूछेगा या है वाला पूछेगा। जब है वाला पूछेगा तो 3 नहीं देगा, 1 हाँ देगा। इस तरीके से मैं कहना ये चाह रहा हूं, ठीक है ना, ये याद रखना है। हाँ मैंने अब डायरेक्ट बता रहा हूं कि सीधे पेपर पे आ जाओ। अब इसको तुम्हारा संपूरक कलर है ये सब बताओ, आता ही नहीं है, कोई सुना भी नहीं है दूर दूर तक। चलिए, तो यहां से हमने इस चीजों को बता दिया, राइट। तो हम लोग को जितना चीज में पढ़ना था तो ये पढ़ना था। तो लेंस बता दिया आपको, दर्पण बता दिया, और ये रंग बता दिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन बता दिए, ठीक है जी। यहां से ध्यान रखेंगे भाई। अब इसके बाद जो पॉइंट आपके लिए बनता है वो क्या बनता है, ध्यान रखेंगे भाई। अब एक बनेगा एक आविष्कार और एक बनेगा आपका यंत्र। तो आविष्कार और यंत्र कितना बार लिखवाते रहते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं भाई यंत्र और मापने वाला, है ना। इसमें ज्यादा जो आता है उसकी बात करेंगे भाई। यंत्र मतलब किस यंत्र से क्या मापा जाता है ना। एक साइड यंत्र और एक साइड क्या बोलेंगे भाई, यानी मापक, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखें भाई। जैसे हम लोग को पेपर में कैसे कैसे आता है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप है जैसे अल्टीमीटर, हमने सुना है, कितना बार लिखवा रखा हूं क्लास में, अल्टीमीटर। फिर भी जिनको याद नहीं है लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। 20 लिखवाऊंगा, 20 के आसपास लिखो। अल्टीमीटर सामने लिखेंगे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए, जल्दी लिखिए, विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, ठीक है ना। पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च तापमान, उच्च तापमान, ध्यान रखिए, ठीक है ना। रिक्टर स्केल, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। तो लिख सकेंगे भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, ध्यान रखिए, भूकंप की तीव्रता, इस बात को ध्यान रखिए, भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। सेक्सटेंट, इससे क्या मापा जाता है, अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई, अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई, अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई, ध्यान रखिए। लिखते चलो भाई, मैं काफी लिखवाते रहता हूं हमेशा, ठीक है ना, लेकिन हमें 20 तो कम से कम लिखवा दूंगा। अगर ये लिख लेना तो बोलना कि हो गया।
देख लो 8वीं जैसा एकदम, ये हम बोलेंगे हो गया, हम बोलेंगे नहीं हो गया। ये दोनों के लिए भूकंप की तीव्रता, सेक्सटेंट से अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। हो गया लिखने का ना, याद भी तो करना है भाई। दिख नहीं रहा अभी भी दिख नहीं रहा है सही से ये सब। या अभी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गढ़ मेरियाना गढ़ है, तो उसको मापने के लिए यंत्र क्या है? लिखेंगे आगे, अभी मैं बोलूंगा इसी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसी में, और फिर कहना लास्ट में कि सर नहीं है। लिखो सोनार, वो सुनार नहीं, सोनार। जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो लिख रहा है, ऐसा टाइम लग रहा है। सोनार, हाँ। समुद्र में गहरे पिंडों की स्थिति सुन लिए होगे, समुद्र में गहरे पिंडों की स्थिति। लेकिन इतना तुम सोचते कैसे हो? आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे फैदोमीटर। फैदोमीटर लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। हाँ, फैदोमीटर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि टाइम लग रहा है लिखने में। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, केवल इनके लिए बोल रहा हूं ना, समुद्र की गहराई। नॉटिकल मील समुद्री दूरी, नॉटिकल मील लिख दिया हूं मेरे भाई, नॉटिकल मील समुद्री दूरी, समुद्री दूरी। हाँ, ये सब मापने का माने मापना तो सारा मापना ही है। हो गया भाई, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। पूछो पूछो। रेडियो को ऑडियोमीटर लिखेंगे, आमीटर लिखिए, आमीटर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आमीटर विद्युत धारा। आगे लिखेंगे एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति, हवा की गति। रडार एरोप्लेन की स्थिति, एरोप्लेन की स्थिति या दिशा। एक इसमें क्वेश्चन है बैरोमीटर, कॉमन है, खूब पेपर में आता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है नहीं, वायुमंडलीय दाब। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर इससे मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, जो आवाज आती है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। ठीक है भाई। द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व भाई, डेंसिटी, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। हां, आप लिखेंगे घनत्व, घनत्व द्रव का घनत्व।
लिख दूं क्या? हो गया? अब लिखेंगे, नहीं बोलेगा अब क्लास में, ठीक है ना? हाँ, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, ठीक है ना? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है जी। एक बात आपको बता देता हूं, एक तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर कंफ्यूज ये जरूर याद रखेंगे भाई, ठीक है भाई? तो एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रो। जो हाइड्रोमीटर लिखवाएंगे ना, ये द्रव का घनत्व, तो थोड़ा सा एक याद करने का तरीका रख लेना, मैंने अगर भूलना तो। हाइड्रो तो 10 है, द्रव ये याद रखना भाई, द्रव तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा? आर्द्रता, ये याद रखना ना। जैसे फैदोमीटर और सोनार, नॉटिकल मील, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फैडोमीटर और सोनार में, सोनार में मैंने क्या लिखवाया थे बताओ? बोलो, इसी थी। और फैदोमीटर से गहराई, तो दोनों में कंफ्यूज, एकदम ध्यान रखना भाई, ये चीजों में एकदम कंफ्यूज। और रडार, एरोप्लेन से यही सब आता है। मैं लिखवा तो बहुत दूंगा, लेकिन आप कुछ भी पूछ लो, लेकिन ये सब चीजें फिक्स है ज्यादा। अल्टीमीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना? ये सब आता है। रडार, ठीक है ना? ये सब मन एकदम फिक्स पॉइंट है, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे, नेक्स्ट लिखिए पीजोमीटर, पीजो, पीजो मीटर, पीजोमीटर, पाइपलाइन में प्रेशर, पाइपलाइन में प्रेशर, में प्रेशर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, मैनोमीटर, 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 गैस का दाब, गैस का दाब, क्लियर? एक आता है भाई कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, उष्मा की मात्रा भाई लिखेंगे, उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा। लैक्टोमीटर तो आप लोगों को पता होगा, लैक्टोमीटर क्या बोलेंगे भाई? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। क्लियर हो गया? हाँ, कौन सा मीटर होता है? लैक्टोमीटर होता है, लैक्टो, लैक्टो। हाँ, आइए, हो गया? तो इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट आपको बता दिया। लिखवाने का तो अंत नहीं, मैं लिखवाते रहूंगा। बस एक बार 5 मिनट मेरे साथ रिवीजन करना है, बिना कहीं से कोई चीट किए, पूरा फिजिक्स का जितना हमने पढ़ाया आपके लिए, है ना? क्योंकि मन भी लगना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, क्लियर भी होनी चाहिए, राइट? तो 5 मिनट तक इधर उधर मत देखना, मशीन चलेगी, और साथ में हाँ में हाँ कहना, गलत में हाँ मत कह देना। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे राशि। राशि का मतलब सदिश और सदिश का मतलब जिसमें परिवर्तन हो, अदिश का मतलब परिवर्तन ना हो। सदिश में बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, और बाकी अदिश में बता दो चाल, दूरी, कार्य, आयतन, ऊर्जा, ये सब। क्लियर? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक, हंसना नहीं है, सीरियस में, है ना? एक प्रकाश वर्ष बराबर बताए थे कितना मीटर? बताओ भाई, ठीक है ना? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर बताए थे ना। और एक प्रकाश, एक पार्शिक बराबर बताए थे 3.26 प्रकाश। क्लियर? उसके बाद न्यूटन बताए थे। 1 मिनट में इसे भी खत्म करो, मैंने न्यूटन को नहीं, न्यूटन की इज्जत करते पढ़ाई की। तो सबसे पहले बात करते हैं, न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। पहले नियम से बल की परिभाषा, पहले नियम को जड़त्व का नियम, पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्लियर? दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया। क्लियर हो गया? अभिकेंद्रीय बल क्या बोले थे? जब केंद्र के अंदर की ओर बल लगे उसे क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। ठीक है ना?
जैसे साइकिल सवार को माने अंदर की ओर झुकना, और अपकेंद्रीय बल का मतलब बाहर की ओर, जैसे ड्राई क्लीनर बताए थे, कपड़ा सुखाने वाले, क्रीम निकालने वाली मशीन। और घर्षण बल का मतलब होता है मजबूत अपोजिट आकर्षण बल, इज कॉल्ड घर्षण बल। क्लियर। केशिकत्व बताए थे, कैपिलरिटी, कि जब सोखने की बात हो तो क्या होगा, केशिकत्व। क्लियर हो गया भाई। उसके बाद लेंस में जैसे हमने पढ़ा है उत्तल लेंस, कहां होता है भाई उत्तल लेंस, बताओ भाई। हाँ नहीं, वो उत्तल दर्पण, कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने बताया था कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूरदृष्टि दोष में क्या दिखाई देगा, दूर का ही, और निकट में निकट का ही। क्लियर। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है, साइड मिरर के रूप में। कहां होता है भाई, साइड मिरर के रूप में। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर। इसके बाद पढ़ाया हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें बताया था कि जैसे जो सही सच के होता है, हीरा का चमकना या जो भी बताए थे, ठीक है ना। हाँ, और जब बताए थे अपवर्तन में क्या बताए थे, जो संदेह होता है, जैसे पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना, सिक्का को ऊपर उठाई हुआ दिखना, और मछली को वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना। ये बताओ और क्या पढ़ाए थे, बताओ भाई, बोलो भाई। बंद विक्षेपण, सबसे ज्यादा बंद विक्षेपण किसका होता है भाई, और सबसे कम किसका होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है भाई, RGB। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी आपको बता, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, उड़ते हुए विमान को, पायरोमीटर से उस ताप, सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल से, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, द्रव, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है, अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई। ये सारा मैंने रिवीजन किया। क्लास सही समझ में आया, बढ़िया से बोलो। अब 10 मिनट बाद मैथ्स पढ़ाऊंगा बेसिक से, मैं जो जो देख लो, मैंने जिसको जिसको पढ़ना रुक जाओ, ठीक है। हाँ, पढ़ना तो सबको चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा कमजोर बच्चों पर ध्यान कि मैंने उनकी भी काम हो जाए। बाकी कमजोर सारे हैं, बैठ के पढ़ना है ना। हाँ।